नमस्ते अजयन, कैसे आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो सब इंडियंस को अफेक्ट करती है, एंड स्पेशली मेरे जैसा आदमी जो कि दिल्ली एनसीआर में रह रहा है, उससे तो आप पूछ ही सकते हो। हम लोग के लिए तो ये रोज़ का ही काम है। तो देखिए क्या होता है, एयर पोल्यूशन के जो है बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टबल बर्निंग भी बोलते हैं, गाड़ियों का पोल्यूशन बोलते हैं, पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए जो मेन रीजंस हैं वो तो सब मोरलेस सबको पता ही है, बट इस वीडियो में मैं कुछ सोल्यूशंस की बात करूंगा कि हम क्या क्या सोल्यूशंस यूज़ कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। देखिए क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा हूं एक ऐसा वीडियो बनाने के लिए जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इंडियंस मतलब जो है इंडिया छोड़ के बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। रिसेंटली मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंडिया से बाहर शिफ्ट होने के सोच रहे हैं बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ या फिर एयर पोल्यूशन, या बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। ब्यूरोक्रेसी भी एक फैक्टर है, करप्शन एक फैक्टर है, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर जो है वो एयर पोल्यूशन होता है। एंड स्पेशली जो दिल्ली एनसीआर में रह रहा है उसके लिए तो है ही, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में नवंबर के टाइम पे हर बार आपको 500, 600, कभी कभी तो 900, 1000 तक का AQI मिलता है, विच इज़ वेरी वेरी बैड, विच इज़ पथेटिक। देखिए सोल्यूशंस की अगर मैं बात करूँ तो पहला सोल्यूशन तो यही होगा कि हम गवर्नमेंट पे हम एक प्रेशर बनाएं एज वोटर्स की एयर पोल्यूशन पे बात हो। देखिए होता है कि गवर्नमेंट वही चीज़ पे काम करेगी जिस पे आप उनको वोट दोगे। अगर आप गवर्नमेंट को ये कहोगे कि मेरे को फ्री बिजली पानी चाहिए, तो वो वही चीज़ करेंगे ताकि उनको आपका वोट मिले। अगर आप गवर्नमेंट को कहोगे कि हमें राम मंदिर चाहिए, हमें UCC चाहिए, हमें CA NRC वगैरह चाहिए, तो गवर्नमेंट जो है वही चीज़ें करेंगी, आप अगर उनको उसी चीज़ पे वोट करोगे तो। अगर आप गवर्नमेंट को कहोगे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, तो गवर्नमेंट वही चीज़ करेगी। गवर्नमेंट को एट द एंड ऑफ द डे आपके वोट चाहिए, एंड जब उनको आपके वोट चाहिए तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटी बनाते हो। अगर आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रायोरिटी है तो आप गवर्नमेंट को वोट दो, एंड गवर्नमेंट को सीधी सीधी बात ये बोलो कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अगर आपको फ्रीबीज चाहिए तो आप वो मुद्दा बनाइए। गवर्नमेंट उसी चीज़ पे काम करेगी जिसको आप मुद्दा बनाओगे। आप मुद्दा बनाओगे कि भाई बस सरकारी नौकरियां मिलती रहें या फ्रीबीज मिलते रहे या कुछ है, तो उससे फिर ये एयर पोल्यूशन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ ये सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। बट अगर आप गवर्नमेंट को ये कहते हो कि भाई हमें एयर पोल्यूशन कम चाहिए, हम तभी वोट देंगे जब हमारा AQI जो है 5 साल बाद इतना कम हो जाएगा, तभी गवर्नमेंट उस पर ध्यान देंगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट को वोट चाहिए, और गवर्नमेंट को अगर हमारे आपके जैसे लोगों का वोट चाहिए तो गवर्नमेंट यही देखेगी कि आपके लिए कौन सा इशू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एयर पोल्यूशन को एक इशू बनाओगे तभी गवर्नमेंट उस पर काम करेगी। तो पहली चीज़ तो हो गई ये कि आप गवर्नमेंट के सामने अब इसको एक इशू बनाइए, एंड हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एयर पोल्यूशन को हम एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाएं। बिकॉज कहीं ना कहीं देखिए एयर पोल्यूशन से हर साल बहुत सारी डेथ्स होती हैं, इकोनॉमिक लॉस भी बहुत सारा होता है। दूसरा पॉइंट होगा ऑटोमोबाइल यूसेज। अब देखिए ये बातें बहुत हो चुकी कि EV यूज़ करना चाहिए और इथेनॉल और हाइड्रोजन पे मूव करना चाहिए, उन सब पे काम हो रहा है। धीरे धीरे अब EVs आ रही हैं। आज की डेट में मैं बिग बास्केट या जोमेटो से कुछ भी मंगाता हूँ तो 50 to 60% जो राइडर्स आ रहे हैं वो सब अब EV पे ही आ रहे हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड चेंज। इसके अलावा जो IC इंजन वाली जो कार्स हैं उनकी भी अब धीरे धीरे डिमांड कम हो रही है। EVs क्या कहते हैं, EVs में भी अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आ रही है। कुछ हैं मतलब प्रॉब्लम्स लोगों को EV में कि चार्जिंग फैसिलिटी और चार्जिंग टाइम और वो भी धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है। एक टाइम पे आज से 5 साल पहले हम बात करते थे कि ओवरनाइट गाड़ी को चार्ज पे लगाओ, आज की डेट में क्या है 5 घंटे लगाओ, 4 घंटे लगाओ, तो वो टाइम भी धीरे धीरे कम हो रहा है। एंड अगर आपकी कोई ऐसी गाड़ी जिसमें 150 या 200 किलोवाट का चार्जिंग एक्सेप्टेड है, तो आधे 1-1 घंटे में भी आप 50 to 60% बैटरी चार्ज कर सकते हैं। तो देखिए ऑटोमोबाइल यूसेज जो है जितना आप कम कर पाओ उतना करना चाहिए। दिल्ली NCR के लोगों के पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि पूरी दिल्ली में जो है दिल्ली मेट्रो बिछी हुई है। इसके अलावा अब RRTS भी आ गई है, तो दिल्ली एंड NCR के लोगों के पास तो एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है कि वो चाहें तो दिल्ली मेट्रो से इधर उधर घूम सकते हैं। इवन मुंबई में भी लोकल ट्रेन में आप घूम सकते हो, तो वो भी एक एडवांटेज है। इसके अलावा और भी जो सिटीज़ हैं जहाँ पे मेट्रो आ रही है, आप अगर मेट्रो से जा सकते हो तो आप कोशिश करिए कि आप मेट्रो से जाइए, और अगर मेट्रो से आप नहीं भी जा सकते हो तो कार पूलिंग आप कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो ये कर सकते हो कि EV आप खरीद लो। जैसे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार मैं कार पूलिंग क्यों करूँ, या मैं तो फलाना पोजीशन पे हूँ, मैं मेट्रो से क्यों जाऊँ, या कुछ है। तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरी एक अपनी गाड़ी होनी चाहिए, मेरी एक अपना स्टेटस सिंबल है या कुछ है, तो ठीक है, बहुत सारी गाड़ियाँ अब लॉन्च हो चुकी हैं। आप नेक्सॉन EV ले सकते हैं, आप टाइगर EV ले सकते हैं, मारुति की अभी लॉन्च हुई है, महिंद्रा की लॉन्च हुई है, इन सब गाड़ियों को आप ले सकते हैं। और अभी हैरियर की EV आने वाली है, एंड 2025 एंड 26 में बहुत सारी गाड़ियाँ लॉन्च होनी है EV की, टाटा की, महिंद्रा की, मारुति की, हुंडई की, सबकी गाड़ियाँ लॉन्च होनी है। तो आप EV गाड़ियाँ लीजिए।
ईवी गाड़ियाँ लीजिए, चार्जिंग स्टेशंस वगैरह की फैसिलिटी जहाँ जहाँ आपको मिल रही है वहाँ पे चार्ज करिए एंड आराम से अपना यूसेज करिए। ये एक आपका कंट्रीब्यूशन होगा। आप करना शुरू करो। आप पहले ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ी खरीदो या फिर टू व्हीलर खरीदो, उसके बाद आपको देख के और लोग खरीदेंगे। जब आप उनको बताओगे कि मेरा पहले पेट्रोल का बिल 10,000 रुपये आता था, अब 3 या 4,000 रुपये बिजली का बिल आता है गाड़ी को चार्ज करने का, तब वो खुद उनको एक वो होगी, खुद उनको क्यूरोसिटी होगी, खुद वो इंस्पायर होंगे ईवी लेने के लिए। तो जो ऑटोमोबाइल यूसेज है उस पर ध्यान देना चाहिए एंड हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके आप ईवीज़ को अडॉप्ट करिए। ईवीज़ आप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सीएनजी को कर लीजिए, क्योंकि सीएनजी भी जो है पेट्रोल एंड डीजल के कंपैरिजन में कम वो करती है, कम उसके पोल्यूशन होता है। तो आप सीएनजी भी कर सकते हो। अगर आपको ईवी नहीं चाहिए, अगर आपका चार्जिंग टाइम का चक्कर है, या फिर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यार मेरे आसपास तो ईवी के चार्जर्स ही नहीं हैं, तो आप चाहो तो ये चीज़ें कर सकते हो कि आप सीएनजी वाली गाड़ी लो। सीएनजी की आजकल गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं। सीएनजी कम से कम पोल्यूशन करेगा। इसके अलावा तो देखिए और इथेनॉल और हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन तो आने में भी टाइम है, बट इथेनॉल की गाड़ियाँ आने वाली हैं। इथेनॉल की जब गाड़ियाँ आएंगी तो आपको और ज़्यादा फायदा हो सकता है। तीसरा पॉइंट होगा रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। देखिए बहुत बार ये सजेशंस दिए गए हैं कि ग्रीन या ब्लू कलर की जो शीट्स होती हैं या फिर वाइट शीट्स जो होती हैं उनको लगाया जाए कंस्ट्रक्शन साइट्स के चारों तरफ, ताकि जो डस्ट है या फिर जो मिट्टी है वो सब एटमॉस्फेयर में ना जाए। अगर वो नहीं जाएंगी तो उससे पोल्यूशन कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ये सब तो मेजर्स हैं ही, बट इन मेजर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जो लोकल एमसीडी होती है, जो लोकल अथॉरिटीज़ होती है, वो कितना इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। देखिए गवर्नमेंट ने बोल दिया या चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया, प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया या फिर लोकल एमएलए ने बोल दिया, वो चीज़ें अपनी जगह हैं। बट जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं आपकी, जो एमसीडीज़ वगैरह हैं या फिर जो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस वगैरह है, वो कब कर रही हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो हम लोगों के इंसिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए हम किसी एमसीडी को पुश ही नहीं कर रहे हैं कि भाई आप ऐसी चीज़ें करो, तो वो नहीं करेंगे। एंड सबसे बड़ी बात, हम खुद कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, हम खुद अपने घर में रेनोवेशन करवा रहे हैं, कोई बिल्डिंग बनवा रहे हैं, बंगलो बनवा रहे हैं, बट हम खुद ही वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं। हमने सब कुछ खुला छोड़ा हुआ है कि जो भी धूल उड़नी है वो सब एटमॉस्फेयर में जाती रहे। तो वो हमारी भी गलती है, तो हमारी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड प्लस हमें ये भी देखना है कि कहीं अगर ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है तो हमें उनको भी बोलना है कि भाई देखो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पोल्यूशन को कंट्रोल करके रखें, इसलिए ये धूल मिट्टी नहीं उड़नी चाहिए। एक तो हो गया ये पॉइंट रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल में। एक चीज़ और है जो गवर्नमेंट कर सकती है, एंड ये करना बहुत ज़्यादा आसान है। एंड अकॉर्डिंग टू अ स्टडी 25 से 30% पूरे इंडिया का पोल्यूशन कम हो सकता है अगर ये चीज़ हो जाए तो। एंड ये करना बहुत ज़्यादा आसान है। अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ क्या है। आपने बहुत बार देखा होगा कि सड़कों पे जब आप जाते हो तो बहुत सारे ट्रक्स चल रहे होते हैं। अब वो ट्रक ऐसे होते हैं जो मिट्टी या बदरपुर लेके जा रहे हैं, या सीमेंट लेके जा रहे हैं, या रोड़ी पत्थर लेके जा रहे हैं, कुछ है। उसमें से आपको पता ही है वो मिट्टी है, पाउडर फॉर्म में होती है, या फिर रोड़ी वगैरह भी जो होती है उसमें भी डस्ट वस्ट लगी हुई होती है। वो सारी की सारी जो है मिट्टी उड़ते हुए जा रही होती है। ट्रक जा रहा है आपका 40-50 किलोमीटर की स्पीड पे। अब उसमें वो पूरा जो वो कंटेनर होता है उसका, वो पूरा का पूरा खुला होता है। उसमें पीछे जो कैरियर होता है, जो रखने की जगह होती है, वो पूरी की पूरी ऊपर से खुली होती है। एंड उसमें होता कुछ नहीं, साइड से पूरा कवर्ड होता है एंड ऊपर से खुला होता है। एंड उसमें आपने मिट्टी बदरपुर वगैरह सब कुछ रख दिया, बालू वालू जो भी होता है सब कुछ रख दिया आपने। अब ट्रक चले जा रहा है, ट्रक जब चल रहा है तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या जो वो मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो उड़ते जा रहे हैं। अब वो जब उड़ते जा रहे हैं तो वो आपके पूरा पोल्यूशन पूरा एटमॉस्फेयर में फैलते रहते हैं। तो मैंने जब ये स्टडी देखी मेरे को बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा ये कि यार मैंने कहा ये चीज़ तो करनी बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे ऑयल टैंकर है, ऑयल टैंकर पूरा कवर्ड होता है। सीमेंट मिक्सर है वो पूरा कवर्ड होता है। जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिनमें गाड़ियाँ जाती हैं या जिसमें बहुत बड़े बड़े बॉयलर्स जाते हैं या बहुत बड़ा बड़ा जो गुड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो सारे कवर्ड होते हैं। अभी आप डीएफसी पे देखिए, डीएफसी पे जो ट्रेन्स चलती हैं, जो डबल डेकर वाली हो गई या जो मालगाड़ियाँ चलती हैं, वो भी सब कवर्ड होती हैं। तो हम इन ट्रक्स को कवर क्यों नहीं कर सकते हैं? एंड ऐसे ही कुछ ऐसी ट्रेन्स भी मैंने देखी हैं गुड्स ट्रेन में, वैसे तो ज़्यादातर कवर्ड होती हैं, बट कुछ कोयले वाली ट्रेन हो गई या कुछ और तरीके की सीमेंट वाली ट्रेनें होंगी, वो भी कुछ ऊपर से खुली वाली भी होती हैं। हालांकि अब तो ज़्यादातर ट्रेन्स को कवर्ड कर दिया गया है क्योंकि उसमें चोरी का भी बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स वगैरह आ रहे थे। बट ये चीज़ हम ट्रकों के साथ क्यों नहीं कर सकते? अब मैं ट्रेन्स को ट्रक के साथ अगर नहीं कंपेरिजन कर रहा हूँ तो मैं ट्रक को ट्रक के साथ तो कर सकता हूँ। आप ऑयल टैंकर्स को देख लो, सीमेंट मिक्सर्स बताया मैंने आपको, कंटेनर्स बताया, और भी अलग अलग तरीके के ट्रक होते हैं जहाँ पे सब कवर्ड होते हुए जाता है। तो अगर हम केवल एक सिंपल सा ये स्टेप कर लें कि जितने भी ऐसे ट्रक्स हैं जो ये मिट्टी भालू और ये सब लेके जाते हैं,
इन सबको कवर करके लेके जाना है। इनके एक कंटेनर होना चाहिए जो कि चारों तरफ से कवर्ड हो, उसके अंदर डाल के लेके जाया जाए। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि बहुत सारे ऐसे साइकिल रिक्शाज एंड मोटर रिक्शाज भी होती हैं जिनमें मिट्टी भालू जब थोड़ी कम क्वांटिटी में जाना होता है तो उसमें ले जाते हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि उसमें तो साइड से भी ज़्यादा कुछ वो नहीं है, उसमें तो नीचे ज़मीन पे भी गिरता रहता है, वो भी चीज़ें होती हैं। तो उसमें भी ये चीज़ होनी चाहिए कि ऐसी रिक्शाज होनी चाहिए जिसमें पीछे आप एक मतलब कंटेनर टाइप का लगा दो जिसमें सब कुछ कवर्ड हो। अब जैसे मैंने देखा है कभी कभी बिग बास्केट वाले सामान लेके आते हैं, तो जब ज़्यादा सामान अब मंगाओ तो उनका एक ई रिक्शा आता है। ई रिक्शा में जो है पीछे सीट्स की जगह एक बहुत बड़ा सा डब्बे की तरीके का कैरियर लगा हुआ होता है, कंटेनर टाइप का, उसके अंदर वो सामान रख के लेके आते हैं। अब आप ऐसे ही चीज़ें अगर साइकिल रिक्शाज में भी लगा दो जिसमें मिट्टी भालू वगैरह और ये सब चीज़ें जा रही हैं, ईंटें जा रही हैं, कुछ भी है, तो आप सोचो उससे कितना फ़ायदा हो सकता है। एंड अभी तो मेरे को ये नहीं पता कि जो इंसान मिट्टी वगैरह का बिज़नेस करता है या जो बदरपुर का बिज़नेस करता है, अगर वो मतलब जब ट्रक में आप लोड करते हो और ट्रक मान लीजिए कोई 30 किलोमीटर दूर या 50 किलोमीटर दूर लेके जा रहा है, चलते हुए ट्रक में कितनी मिट्टी उड़ रही है, उससे क्वांटिटी कितनी कम होती है, कितना फ़र्क पड़ता है, एंड मल्टीप्लाइड बाय पूरे इंडिया में कितने ट्रक्स चल रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, वो क्या आएगा वो तो मेरे को पता ही नहीं है। उसमें भी बहुत लॉस होता होगा एक तरीके से, एक तरीके की वो लीकेज हो जाती है कि भाई हवा में मिट्टी उड़ती जा रही है। हो सकता है आप अगर मान लीजिए 100 kg मिट्टी भेज रहे हो तो बाय द टाइम वो आपके डेस्टिनेशन पे पहुँचे वो 95 रह जाए या 96 रह जाए। अब पहले तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत मिनिस्कुल अमाउंट है, क्या फ़र्क पड़ता है, ये है वो है, बट मल्टीप्लाई दैट बाय नंबर ऑफ ट्रक्स इन द होल कंट्री, तो आप सोच सकते हो कि मतलब उससे जो बिजनेसमैन है उसका भी नुकसान है, जो जहाँ पे यूज़ होना है उनका भी नुकसान है। तो ये भी एक चीज़ ध्यान देनी बहुत ज़रूरी है कि रियल एस्टेट के साथ साथ हमें इन ट्रक्स पे भी ध्यान देना होगा कि ये जो ट्रक्स हैं ये बिल्कुल कवर्ड वाले हों। ये करना बहुत ज़्यादा आसान भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। 4th पॉइंट होगा स्टबल बर्निंग। अब स्टबल बर्निंग जो है एक बहुत बड़ी इशू है, एंड ये जो है पंजाब एंड हरियाणा की तरफ से होता है। हालांकि मैं केवल पंजाब एंड हरियाणा नहीं बोलूँगा, थोड़ा बहुत सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूपी भी बहुत सारी जगह होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो नॉर्दर्न इंडिया में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। अब इसके सलूशंस क्या हो सकते हैं? देखिए, स्टबल बर्निंग में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, पहले तो पॉलिटिकल विल चाहिए आपको, क्योंकि जो किसानों का जो मुद्दा होता है वो मतलब कोई भी मुद्दा हो किसानों का, आपको उनकी इनकम बढ़ानी है, कुछ भी करनी है, तो वो एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा होता है। वो वोट बैंक भी एक होता है आपको वो भी चीज़ें देखनी है। इसके अलावा क्या है, जब जैसे मैंने सुना है नितिन गडकरी जी बहुत बार ये बात बोलते हैं कि स्टबल जो जलाते हो उसको जलाने की जगह इथेनॉल बन सकता है, ये है वो है, वो सारी चीज़ें ठीक है, बट वो फैसिलिटीज़ कितनी ऑन ग्राउंड है उस पर भी डिपेंड करता है। दूसरी बात क्या है, हम एक पॉलिटिकल बैटल भी देखते हैं। जैसे आपको पता है कि पंजाब में एक अलग गवर्नमेंट है, हरियाणा में एक अलग गवर्नमेंट है, तो उनमें आपस में भी एक टसल चलता रहता है कि भाई मतलब किसकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन हुआ, वो सारी चीज़ें भी चलती रहती हैं। तो हमें ये मतलब पासिंग द पास वाला गेम नहीं खेलना है, हमें एक इस तरीके से देखना है कि भाई मतलब इस स्टबल बर्निंग का कोई ऐसा सोल्यूशन आना चाहिए जो कि परमानेंट सोल्यूशन हो। एंड मेरे हिसाब से अभी जो परमानेंट सोल्यूशन मेरे को दिख रहा है वो यही है कि एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए, एंड जो ये स्टबल है जिसको जलाया जाता है, जलाने की जगह इन सबको कलेक्ट करके इनको इथेनॉल प्रोडक्शन में या फिर और जो चीज़ें हो सकती हैं उन सब में इसको यूज़ करना चाहिए। एंड जब ये चीज़ें यूज़ होंगी तो अपने आप स्टबल बर्निंग कम हो जाएगी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बहुत सारे फार्मर्स ऐसे होते हैं जिनका एक ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट होता है, मतलब जिनका ये होता है कि उनको लगता है कि नहीं हम ऐसे अगर देंगे तो हमारी जो ज़मीन है जिसको हमें मतलब आगे यूज़ करना है उसमें फ़ायदा नहीं होगा, जला के ही फ़ायदा होगा। बट जब आप अवेयरनेस कैंपेन्स चलाओगे तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। एंड कुछ और नहीं तो मेरे को ऐसा लगता है कि 70 to 80% तो हम इंसिडेंट्स कम कर ही सकते हैं आराम से, अगर मान लीजिए वो जलाने की भी कोशिश करें। अगर हम ज़्यादातर उनकी स्टबल जो है इथेनॉल के लिए और अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर लें, एंड उनको कह दे कि अब जो बची कुची है उसको आपको अगर जलाने में ही कंफर्ट महसूस हो रहा है वो चीज़ कर लो, तो भी मुझे लगता है काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। 50 to 60% जो धुआं है वो तो कम हो ही सकता है। तो अब गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एंड यूपी, ये जो कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे पॉल्यूशन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे स्टबल बर्निंग की भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए जिससे ये स्टबल बर्निंग से जो पॉल्यूशन होता है वो कम किया जाए। 5th पॉइंट होगा मिसलेनियस रीजंस। अब ये जो मिसलेनियस रीजंस का पॉइंट है, एक्चुअली इसमें बहुत सारे छोटे छोटे रीजंस आते हैं। मतलब मैं इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बना सकता था, तो मैंने इसलिए इसको नाम दिया मिसलेनियस रीजंस। अब इसमें रीजंस क्या क्या हो सकते हैं?
देखिए मान लीजिए जैसे दिल्ली में कुछ लोग कहते हैं कि ज्योग्राफिक रीज़न भी है पोल्यूशन का, कि विंड्स जो हैं वो थोड़ी गलत तरीके से चलती है। राजस्थान से मतलब रेता जो है दिल्ली की तरफ आता है और फिर ऊपर से भी विंड्स इधर को आती हैं और फिर पंजाब हरियाणा से स्टबल मिक्सअप होकर आता है और राजस्थान से रेता भी मिक्सअप होकर आता है, तो वो सारा जो है पूरा कॉकटेल सा बना देता है। ये कुछ होते हैं ज्योग्राफिक रीजंस। या उसके अलावा जैसे गर्मियों में होता है कि बारिश कम पड़ी, क्योंकि बारिश से होता है कि पोल्यूशन कम होता है। इसके अलावा जैसे आपने देखा सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो अंगीठी वगैरह जलाते हैं, वो कोयला वगैरह जलाते हैं और फिर हाथ सेकने के लिए सर्दियों में, उसका भी बोला जाता है कि वो भी एक रीज़न है। हालांकि वो बहुत स्मॉल स्केल पे होता है, बट इट इज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। क्योंकि क्या है, देखिए एक सिटी में कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स है, कितने सारे जला रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा करके एड अप करता है। इट्स नॉट अ वेरी बिग इशू, मतलब ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, बट ये है कि इट इज़ अ फैक्टर। तो हम चाहें तो ये कर सकते हैं कि उन चीज़ों को किसी और ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस किया जाए। एक और हो सकता है, जैसे मुझे याद है आज से 20 साल पहले मैं ग्रेटर कैलाश मार्केट बहुत जाता था। तो उस टाइम पे क्या था, नोएडा में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं होती थी। आज की डेट में नोएडा में सब कुछ है। ग्रेटर कैलाश मार्केट जब मैं जाता था, एम ब्लॉक मार्केट, तो मैंने देखा था वहाँ पे होता क्या था, बिजली रेगुलरली आती नहीं थी, तो छोटे छोटे जनरेटर सेट्स होते थे, वो चलते रहते थे और धुआं उसमें से निकलता रहता था। तो वो भी एक फैक्टर है। हालांकि अब तो बिजली की प्रॉब्लम बहुत सारी जगह अच्छी सॉल्व हो गई, बट आज की डेट में मैंने देखा बहुत सारे ऐसे मार्केट्स हैं जहाँ छोटे छोटे जनरेटर सेट्स चलते रहते हैं, या कोई बड़े बड़े जो आपके जनरेटर सेट्स हैं वो चलते रहते हैं। अब इसका एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव ये है कि इथेनॉल बेस्ड जो जनरेटर सेट्स हैं उनको यूज़ किया जा सके। तो ऐसे दुकानों को हमें बोलना चाहिए कि भाई आप डीजल बेस्ड या केरोसिन बेस्ड की जगह आप इथेनॉल वाले जेन सेट्स वगैरह आप यूज़ करो, उससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो और कंट्रीब्यूट करती हैं। इसके अलावा रीजंस हो सकते हैं, जैसे एसी का जो आउटर होता है, आउटर से जो गर्म हवा निकल रही होती है, उस गर्म हवा में भी कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा मैंने एक चीज़ देखी कि एसी जो है ख़राब बहुत होते हैं दिल्ली एनसीआर में। उसका रीज़न सिंपल सा ये होता है कि जो आपकी रिवर्स होती है, जो नालियाँ होती है, उसमें अगर गंदगी हो तो उससे गलत एयर में अलग अलग कॉपर वाले पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, वो आपके एसी में जम जाते हैं। एसी में जब जम जाते हैं तो उससे एसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अभी 3-4 साल पहले की बात है, दिल्ली मेट्रो ने शिकायत करी दिल्ली गवर्नमेंट को कि यमुना को साफ़ होना चाहिए। अब यमुना को साफ़ होने की शिकायत तो सब नहीं करी है दिल्ली गवर्नमेंट को, बट द थिंग वाज कि उन्होंने बताया कि जैसे दिल्ली मेट्रो के 4 या 5 ब्रिजेस हैं, मतलब पिंक लाइन भी जाती है, मजेंटा भी जाती है, रेड भी जाती है, ब्लू लाइन भी जाती है। स्पेशली यमुना बैंक इंद्रप्रस्थ वाले सेक्शन में ब्लू लाइन की तरफ जो है, उन्होंने बोला कि वहाँ से जब मेट्रो गुजरती है तो जो मेट्रो के जो एसी की जो डक्टिंग है उन सब में मतलब बहुत सारे गलत गलत पार्टिकल्स आ जाते हैं, एसी में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। वो इस वजह से है क्योंकि यमुना में गंदगी इतनी थी कि वो उसके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो पूरा ऊपर तक जा रहे हैं और फिर उसमें मेट्रो की जो ऊपर जो एसी सिस्टम है उसमें घुस जाते थे। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं, एंड ये केवल अगर मेट्रो के एसी में घुस सकते हैं तो जो हाउस होल्ड एसीज हैं उनमें भी घुस सकते हैं, एंड उनसे फिर बाहर भी निकल रहे हैं। तो ये भी चीज़ें होती हैं। तो एक यमुना की सफाई हो गई या फिर नालों की सफाई हो गई, ये सारी चीज़ें भी। फिर एक रीज़न हो सकता है जैसे गार्बेज के बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं दिल्ली में, 3 या 4 पहाड़ हैं, वो भी होते हैं क्योंकि वो भी गैसेस एमिट कर रहे हैं। तो ये कुछ बहुत छोटे छोटे रीजंस हैं जो मैंने इस वाले पॉइंट में इंक्लूड करे हैं। मेन जो रीजंस हैं वो तो एक तो मेरे को जो लगता है स्टबल बर्निंग, रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल्स हैं। ये 3 सबसे ज़्यादा मेन रीजंस हैं। इसके अलावा तो देखिए ये जो कुछ रीजंस है सब छोटे छोटे रीजंस हैं। अब इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए एक तो पॉलिटिकल विल चाहिए, एक लोगों का कॉपरेशन चाहिए। ऐसा भी ना हो कि लोग एक तरफ तो सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो डीजल गैस गजलिंग एसयूवीज़ में घूम रहे हैं और तेज़ तेज़ गाने चला के और मतलब धुआं छोड़ रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप मतलब डबल स्टैंडर्ड्स वाली या हिपोक्रेसी वाली बातें आप कर रहे हो कि एक तरफ तो आप पोल्यूशन की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप धुआं छोड़ रहे हो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो सॉल्यूशंस हैं उस पर जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो एमसीडीज़ हैं, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, उनको उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा कि भाई, क्योंकि देखो ये एक इशू अब बहुत बड़ा हो गया है, अभी से नहीं बहुत सालों से है। बट होता क्या है कि ये इशू हाईलाइट होता है बस नवंबर-दिसंबर के आसपास, एंड हर साल हम सुनते हैं कि 5 लाख लोग 10 लाख लोग जो है इंडिया छोड़ के बाहर चले गए, और फिर ये आता है कि नहीं पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ी इशू है, ये है वो है। या फिर वो पोल्यूशन इंडेक्स आ जाता है, उसमें 10 में से 9 शहर इंडिया के होते हैं, तो सब लोग रोने लगते हैं कि अरे यार इंडिया में पोल्यूशन ख़राब है, ये है वो सब है। देखिए सॉल्यूशंस ऐसे नहीं मिलेंगे कि भाई आप बस स्क्रिप्ट करते रहो या 1-2 महीने के लिए डिस्कशन करो। आपको पुश करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, आपको मुद्दा ये बनाना पड़ेगा, एंड सबको सहयोग करना पड़ेगा। ना तो गवर्नमेंट अकेले कर सकती, ना लोग अकेले कर सकते हैं। दोनों का जब साथ में कॉपरेशन होगा तभी ये चीज़ होगी।
कि हम पोल्यूशन इंडिया का कम कर पाए। तो आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे प्लीज़ कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना। कोई पॉइंट ऐसा हो जो मैंने मिस कर दिया हो वो भी प्लीज़ ज़रूर बताना। आप मेरे इन पॉइंट से, मेरे इन व्यूज़ से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, वो भी ज़रूर बताना। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द